आज का लेक्चर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर का। इससे पहले जो 3 लेक्चर्स आए थे, फर्स्ट लेक्चर आया था जनरल इंट्रोडक्शन गैसियस स्टेट का। उसके बाद सेकंड लेक्चर जो इसका आया था वो उस पर हमने ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस डिस्कस किए थे। और नंबर 3 लेक्चर जो आया था वो था कुछ इंट्रोडक्शन ग्राफ्स के रिलेटेड, और उसमें बाद में ये बॉयलर्स लॉ, गैस लॉ। तो आज का लेक्चर बॉयलर्स लॉ हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका हमने स्टेटमेंट, मैथमेटिकल पार्ट, कुछ इक्वेशंस हमने डिराइव किए थे, वो ख़त्म हुआ था। तो आज हम वही से कंटिन्यू कर लेंगे लेक्चर नंबर 4 में बॉयलर्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बॉयलर्स लॉ। ये है हमारा आज का टॉपिक। बहुत सारे ग्राफ्स बनने वाले हैं जिनका हमने बैकग्राउंड, मतलब वो जो जनरल इंट्रोडक्शन में किया था वो ग्राफ्स आज काम आने वाले हैं। वहाँ से हम वो नॉलेज हम यूज़ करेंगे और बॉयलर्स लॉ के डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं, इसकी डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। नंबर फर्स्ट देखो, बॉयलर्स लॉ की अगर इक्वेशन है, बॉयलर्स लॉ ये P इक्वल यही है बॉयलर्स लॉ। प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। रिपीट फिर से, प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 3 में। आज हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। देखो ग्राफ इसका क्या आ सकता है, ये है ग्राफ, एक फंक्शन p, उसका पावर 1, यह है सेकंड फंक्शन, इसका पावर 2। तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं एज सच डायरेक्टली p ले रहा हूं, ऐसे इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं p को ले रहा हूं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं एज सच यही फंक्शन उठाऊं और यहां पे रख लूं 1/v, सॉरी यहां पे 2 नहीं है, सॉरी 1/v, इस एक्सिस के अलॉन्ग इसको इंक्रीज कर रहा हूं और इस एक्सिस के अलॉन्ग p को वेरी कर रहा हूं। ये है दोनों का ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट 0। अब आप देखो p वर्सेस 1/v ग्राफ, मतलब p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो इसका ग्राफ क्या आ सकता है, आपके पास इक्वेशन ये है, देखो ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ p इक्वल k एंड 1/v। याद कर लो वो जनरल ग्राफ, ये y इक्वल ये m, ये x, सीधे वही है ना, y ये x 1/v और m क्या है यहाँ पे k, सीधे वही p वर्सेस 1/v ग्राफ। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इनवर्स रिलेशन है। अगर मैंने यहाँ पे v लिया होता तब इनवर्स रिलेशन, मैंने सीधे ये फंक्शन सीधे उठाई और यहाँ पे रख ली, इसका मतलब ये डायरेक्ट बन गई। अब तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, उसका क्या ग्राफ आता था, लीनियर ग्राफ आता था। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे क्या है, +0, यहाँ पर भी आप खुद ही ऐड कर सकते हो +0। तो बताइए क्या ग्राफ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x +0, प्लस में क्या है 0, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। यहाँ से 0, ये डिसाइड करता है कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये डिसाइड करता है ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ ऐसे, राइट।
सिंपल ग्राफ y, ये है स्ट्रेट लाइन। अब इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप किसके बराबर, ये जो m है, सिंपल फंडा याद रखो, स्लोप क्या हो सकता है, जो दूसरी फंक्शन है ना यहाँ पे x और यहाँ पे वही 1/v के बराबर, उससे पहले जो होता है ना वही स्लोप के बराबर। तो स्लोप इसका क्या है, k के बराबर, स्लोप इसका k के बराबर, स्लोप के। दूसरी बात, अब स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यहाँ पे ये एंगल चेक कर लो, ये एंगल थीटा, आप देखो क्लियरली दिखा रहा आपको, ये जो थीटा है क्या ये एक्यूट एंगल है। इस जब मैंने ये ग्राफ सिखाया था तब मैंने बोला था जब थीटा एक्यूट एंगल होगा तब स्लोप पॉजिटिव होता है। तो थीटा है एक्यूट एंगल, तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप है पॉजिटिव, किसके बराबर, k के बराबर, मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो गैस का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसी के बराबर है और वो पॉजिटिव है। अब इसका दूसरा इंटरसेप्ट क्या है, इसका इंटरसेप्ट देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इंटरसेप्ट किसके बराबर, जो एड में होगा कुछ वही इंटरसेप्ट के बराबर, वो तो 0 है। या सीधे आप डायरेक्टली यहाँ से भी देखो, इंटरसेप्ट का मतलब जो लाइन आपने प्लॉट की है एक्स एक्सिस, x और y के बीच में, या p वर्सेस 1/v के बीच में जो आपने लाइन प्लॉट की है, उस लाइन ने, उस कर्व ने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, उसी का मतलब है इंटरसेप्ट। देखो ये लाइन प्लॉट हुई है, इसने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, ओरिजिन पे, मतलब 0 पे, तो इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर, 0। तो ये है एक ग्राफ बॉयलर्स लॉ का। आई होप आपको ये समझ आया होगा, सिंपल ग्राफ है, ये यहाँ से आ रहा है। तो ये फर्स्ट ग्राफ, उसके बाद और एक बनाएंगे, साइड में बना रहा हूँ यहाँ पे। अब वीडियो को पॉज कर लो, 2-3 बार देख लो, उसके बाद कॉपी पे, अपने कॉपी पे नोट कर लो। यहां पे और एक ग्राफ, अब मैं ये कर रहा हूं, इस एक्सिस के अलांग फिर से मैं वही ले रहा हूं, प्रेशर वर्टिकल एक्सिस के अलांग, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलांग अब मैं ये ले रहा हूं v। आपको याद होगा जब मैंने बॉयलर्स लॉ पढ़ाया था, बॉयलर्स लॉ में मैंने ये बोला था, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही है बॉयलर्स लॉ। अब देखो यहां क्या है, P वर्सेस V, तो P और V क्या है, इनकी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनकी क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। जब मैंने आपको ये पढ़ा था, ये ग्राफ Y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, उसका क्या ग्राफ आ रहा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैंने इस इक्वेशन, जब इनवर्स रिलेशन होगी तो ग्राफ आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वही रिलेशन यहाँ पे है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो क्या आएगा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ से देखो इस पॉइंट पे P का क्या, V का क्या वैल्यू है, मैक्सिमम, इसी पॉइंट के, इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप चेक कर लो, y की वैल्यू कम। अब मैं v को डिक्रीज करने जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ गया। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग y का प्रेशर का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब मैं और डिक्रीज कर रहा हूँ v का वैल्यू, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो p की वैल्यू ज़्यादा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो कर्व आई है ना, कर्व, इस कर्व को हम बोलते हैं आइसोथर्म। इस कर्व को बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब वो कर्व जिस कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जिस कर्व पे टेम्परेचर सेम होगा, मतलब इस कर्व पे T जो है वो सेम है, कांस्टेंट हर एक जगह पे। अगर आप इस कर्व पे
किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर से सपोज मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है, और इस पॉइंट पे मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, और इस पॉइंट पे 3 पॉइंट्स पे मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ। मैंने से सपोज इसको x मान लिया, इस पॉइंट को मैं y कंसिडर कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं z कंसिडर कर रहा हूँ। देखो आइसोथर्म का मतलब जो टेम्परेचर यहाँ पे होगा वही टेम्परेचर यहाँ पर भी होगा, और वही टेम्परेचर इस पॉइंट पे भी होगा। मतलब हर एक जगह पे इस कर्व पे टेम्परेचर सेम ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो टेम्परेचर x पॉइंट पे है Tx वो बराबर होगा Ty पॉइंट T पे जो टेम्परेचर है वही बराबर होगा जो टेम्परेचर Z पॉइंट पे है। ये है, इसी का मतलब है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब वो कर्व जिस कर्व पे हर एक जगह पे सेम टेम्परेचर होगा, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर बराबर होगा। मैंने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए, x, y एंड z। जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, तो ये मैंने लिखा है। तो ये है दूसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयल्स लॉ की, आप इसको नोट डाउन कर लो। और बहुत सारे ग्राफ्स बनेंगे। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, और एक ग्राफ। अब देखो मैं वर्टिकल एक्सिस के अलांग अब मैं ये ले रहा हूं PV, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलांग मैं इनमें से कोई भी ले रहा हूं, चलो V लेंगे। अब इसका क्या ग्राफ आ सकता है, इसका ग्राफ देखो, आप लोगों को याद होगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने ये किया था, PV इक्वल टू K के बराबर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। K का मतलब कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमने लेक्चर नंबर 3 में किया है। अब देखो इसका क्या मतलब है, अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो या वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा उस पर फर्क नहीं पड़ेगी। यही है इंफॉर्मेशन। अगर आप प्रेशर को चेंज कर रहे हो, चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, अगर आप वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम को या डिक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम को, बट उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा उस पर कोई चेंज नहीं आने वाली है। यही है इसका मतलब। तो अब देखो, अगर मैं वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूँ, वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ इस एक्सिस के अलांग, इसका जो इनका जो प्रोडक्ट होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो ग्राफ आएगा जब ये चेंज होगा, इस पे कोई फर्क नहीं है, तब ग्राफ आता है पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम एक्सिस। तो ऐसे आएगा ग्राफ। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ। देखो ये बढ़ाओ, इस पे फर्क नहीं पड़ेगी। अब समझो ग्राफ पे, देखो यहाँ पे है वॉल्यूम का वैल्यू 0, वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पे 0। अब जब वॉल्यूम 0 है तब देखो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट इनका वैल्यू ये है। अब मैं थोड़ा चेंज इंक्रीज कर रहा हूँ वॉल्यूम। अब मान लो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है 10 वैल्यू वॉल्यूम का। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो ये है, फिर से वही वैल्यू, या और बढ़ा रहा हूँ। मान लो अब मैं यहाँ आ गया 20 पे, 20 पे चेक कर लो,
जब मैंने वॉल्यूम को और ज़्यादा इंक्रीज किया, 20 अब वैल्यू लिया, अब इस 20 पे देखो ये है वैल्यू किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, वही तो है जो पहले था। जब 0 था तब भी वही वैल्यू, जब 10 मैंने लिया तब भी वही पीवी का वही वैल्यू, जब मैंने अब 20 लिया वॉल्यूम तो पीवी का वही वैल्यू, इसको बोलते हैं पैरेलल। तो ये जो लाइन है, जब इनका प्रोडक्ट इसकी चेंज करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ती है, तब ग्राफ आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस है, राइट। अब इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है, यही आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यही पॉइंट्स आते हैं। इसका स्लोप जो है, देखो हमेशा याद रखो, जब पैरेलल आती है लाइन, जब पैरेलल लाइन आती है तब हमेशा स्लोप होता है 0 के बराबर, स्लोप इसका 0। दूसरी बात इंटरसेप्ट, साफ साफ यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सीधे ऐसे समझो ना, सीधे ऐसे समझो, देखो क्या है, अगर हम इस तरह मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव स्लोप, अगर मैं वहीं से आ रहा हूं नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव स्लोप, अगर मैं सीधे चल रहा हूं, सीधे चल रहा हूं तो स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। देखो यहाँ पे सीधे मूव कर रहा हूं, ना ऊपर की तरफ जा रहा हूं ना नीचे की तरफ आ रहा हूं, सीधे चल रहा हूं पैरेलल इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो इसका स्लोप क्या आएगा, 0। तो यह है और एक इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब और एक ग्राफ यहां पे बना रहा हूं मैं, फिर से इस एक्सिस के अलॉन्ग में पीवी ले रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। अब इस एक्सिस, इससे पहले मैंने वी लिया था, अब मैं यहां पे पी ले रहा हूं, फिर से वही P और V का जो प्रोडक्ट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रेशर चेंज कर लो, इस पे फर्क नहीं पड़ने वाली है। तो फिर से आएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, इसका भी यही स्लोप 0, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ऊपर की तरफ कट कर रहा है पॉजिटिव साइड में y एक्सिस। तो ये है ग्राफ। और एक ग्राफ, ये आप नोट डाउन कर लो ये चीजें, और एक ग्राफ मैं यहां पे बना रहा हूं, थोड़ी बहुत मैं चेंज करने जा रहा हूं पैरामीटर्स में, अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो मैंने पैरामीटर्स लिए हैं उनमें मैं थोड़ी बहुत चेंज करने जा रहा हूं। देखो क्या कर रहा हूं, ये अब मैं इस एक्सिस के अलोंग P/V ले रहा हूं, इस एक्सिस के अलोंग में 1/v²। देखो इक्वेशन है हमारी बॉयल्स इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, P = K & 1/v। अगर ये होता सीधे यहाँ पे P और यहाँ पे इस एक्सिस के अलोंग 1/v होता, तब तो स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ आता जो हमने फर्स्ट ग्राफ किया है। बट अब इसने क्या किया, अलोंग जो y एक्सिस है P को डिवाइड किया v से, और जो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसमें क्या किया, v²। मतलब यहाँ पे खाली इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस एक्सिस पे होना चाहिए P, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस एक्सिस पे होना चाहे 1/v, बट यहाँ पे क्या है v², यहाँ पे क्या है v। तो इसने क्या किया, इस ग्राफ में मैंने ये किया, इसको भी v से डिवाइड किया और इसको भी v से डिवाइड किया। अब देखो P/v = K, अब मैं यहां से कर रहा हूं 1/v × v, मतलब यहां से भी डिवाइड v, वो बनेगा 1/v²। तो साफ साफ आपको नजर आ रहा है ये एक फंक्शन है
दूसरी फंक्शन ये है, फंक्शन मतलब p बाई वी जो अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, दूसरी फंक्शन 1 बाई वी स्क्वायर जो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो सीधे फंक्शन है, इसका पावर क्या है 1, इसका भी पावर 1, क्या इनकी डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ऐसे भी समझो, जो यहाँ पर है वो भी वही यहाँ, वो जो यहाँ पर है और यहाँ पर है चेक कर लो, जो यहाँ पर है p बाई वी, वहाँ पर है 1 बाई वी स्क्वायर, वही है डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन में एक तो डायरेक्ट रिलेशन है p बाई वी प्रोपोर्शनल 1 बाई वी स्क्वायर, दूसरी कंडीशन पावर भी सेम है, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे एड में +0, तो इसका भी ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, नहीं पैरेलल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे भी समझो ना, देखो ये v और ये v ऐसे लिखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इनटू v, ये v और ये v तो कैंसल होगा क्या, होगा ना, सिंपल मैथ। ये v यहाँ पे डिवाइड में, अगर मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ इनटू पे जाएगा, v से v कैंसल, अब इक्वेशन फिर से वही हुई ना, p खाली यहाँ पे बचा p इक्वल टू k इंटू 1 बाई वी, यहाँ से एक v कैंसल हुआ, फिर से वही बन गया p इक्वल टू k इंटू 1 बाई वी। तो इसका ग्राफ हमने फर्स्ट केस में किया था, उसका ग्राफ तो वही आ रहा है। तो मतलब ये डिवाइड करने से, या यहाँ पर भी वो डिवाइड, यहाँ पर भी v से डिवाइड किया, इसकी ये करने से इस पर फर्क नहीं पड़ी, तो सीधे ग्राफ आ गया पर ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लीनियर ग्राफ। इसका भी स्लोप आपका आना चाहिए, जो दूसरी फंक्शन है उससे पहले जो है वही होता है स्लोप के, पॉजिटिव है क्योंकि थीटा एक्यूट है, जब एंगल एक्यूट होगा तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट इसका इंटरसेप्ट जीरो, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ओरिजिन, इंटरसेप्ट 0, पॉजिटिव स्लोप वो k के बराबर। तो यह है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयलर्स लॉ की, नोट कर लो इसको, या वीडियो को पॉज करो। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, अब हम वो ग्राफ्स डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी पे है, और दूसरी बात वो आईआईटी एग्जाम्स हो या नीट के एग्जाम उसमें एक बार आए हुए हो। देखो वो ग्राफ्स क्या है, एनसीईआरटी पे है, वो इस पे वो ग्राफ्स है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है वो। ये है ग्राफ, से आईआईटी में आए हुए हैं, आईआईटी में क्वेश्चन क्या है वो मैं बताऊंगा। ग्राफ ये है, यहां पे ले रहा हूं P, इस एक्सिस के अलॉन्ग में 1 बाई वी, ये हमने ग्राफ किया है एक बार। आप बताइए ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब समझ लेना इस ग्राफ को, देखो मैं एक ही गैस की बात कर रहा हूं, एक गैस को मैं 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ले रहा हूं। इस कर्व को मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है T1, अब सेम गैस है, तब ये ग्राफ आया, वहां पे अब टेम्परेचर मान रहा हूं T2, अब सेम गैस स्ट्रेट लाइन, तब मैं मान रहा हूं इसका टेम्परेचर है T3। एक ही गैस के 3 कर्व्स P वर्सेस 1 बाई वी ग्राफ के अकॉर्डिंग, एक ही गैस के 3 कर्व्स एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स, T1, T2 एंड T3। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी पे है मेंशन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर इज, ए ऑप्शन T1 लेस देन T2 लेस देन T3, नंबर सेकंड ऑप्शन T1 इक्वल T2 इक्वल T3, एंड नंबर थर्ड ऑप्शन
T1 greater than T2 greater than T3. नंबर लास्ट ऑप्शन डी, नन। देखो ये 4 ऑप्शंस है, एक ही गैस के, ये एक ही गैस है, उसके 3 डिफरेंट कर्व्स एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑब्टेन हुए हैं। आपको बताना है इनमें से बताओ कौन सी ऑप्शन सही है, कौन सा ऑर्डर सही है टेम्परेचर का। देखो मैं सॉल्व अब यहाँ से कर रहा हूँ, समझ लेना मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, इसको इम्पॉर्टेंट है। पेशेंस रखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन है, अगर मैं, देखो मेरे पास इक्वेशन है बॉयल्स इक्वेशन, P इक्वल टू K इंटू 1/V। वही तो ग्राफ है ना, P वर्सेस 1/V, P वर्सेस 1/V। तो ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसको क्या बोलेंगे, y इक्वल टू, ये क्या है m, ये क्या है x, y इक्वल टू mx। तो सीधे वो ओरिजिन से तो 3 स्टार्ट हो रहे हैं, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब हमारे इसी यूनिट में, इसी चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर में आगे एक फेमस इक्वेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। वो ज़्यादा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। तो वो उसकी बात हम तब पूरी डिटेल में कर लेंगे, बट हाल फिलहाल के लिए मैं वो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि उसी आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, देखो ये है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन ये है PV इक्वल nRT, PV इक्वल टू nRT, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। गैस लॉज जब खत्म होंगे उसके बाद हमारा टॉपिक यही है आइडियल गैस इक्वेशन। वो इक्वेशन ये है PV इक्वल टू nRT। अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ और इस ग्राफ को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अगर आप लोगों को याद होगा, जब मैंने मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पढ़ाया तब मैंने n की बात की थी, नंबर ऑफ मोलर्स। और जब मैंने बॉयलर्स लॉ पढ़ाया था, बॉयलर्स लॉ मैंने ये बात की, क्या, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, याद कर लो, लेक्चर नंबर 3 याद कर लो। बॉयलर्स लॉ में स्टेटमेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, गिवन मास, जब मैंने गिवन मास बोला उसका मतलब मैंने मास ऑफ गैस को फिक्स किया, गैस के मास को मैंने क्या किया, फिक्स किया। देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल m को हम गिवन मास बोलते हैं और कैपिटल M को मोलर मास। देखो ये जो कैपिटल M मोलर मास, ये हर एक गैस के लिए कांस्टेंट होता है, हर एक गैस के लिए कांस्टेंट। अब बॉयलर्स लॉ का स्टेटमेंट चेक कर लो, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, जब मैंने गिवन मास बोला इसका मतलब ये कांस्टेंट हुआ, ये फिक्स हुआ, ये भी फिक्स्ड, अब ये भी फिक्स्ड, तो दोनों जब फिक्स हुए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स इसकी वजह से कांस्टेंट हुआ। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, राइट। आर को क्या बोला मैंने, जब मैंने जनरल प्रॉपर्टी, जब मैंने मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस आपको पढ़ाए थे, वहाँ पे मैंने आर की थोड़ी बहुत बात की थी। आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो एन भी इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट, आर भी इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट, टी तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, एक बार टेम्परेचर T1, दूसरी बार टेम्परेचर T2, तीसरी बार टेम्परेचर T3। इसका ये मतलब है ये जो कर्व है, आपको अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर आप बोल रहे हो बॉयलर्स लॉ में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं, बट उसका ये मतलब, उसका यहाँ पे ये मतलब है, ये जो
कर्व है, इस कर्व पे हर एक जगह टेम्परेचर T1 ही मिलेगा। ये जो सेकंड कर्व है, इस कर्व पे हर एक जगह पे टेम्परेचर T2 होगा, और थर्ड कर्व पे हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर T3 मिलेगा। बट इस कर्व पे टेम्परेचर T2 में नहीं मिलेगा, और इस कर्व पे टेम्परेचर T3 नहीं मिलेगा, और इस कर्व पे टेम्परेचर T1 या T2 नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पे देखो, इन तीन कर्व्स के अकॉर्डिंग T क्या है, अब डिफरेंट वेरी हो रहा है तीनों कर्व्स में। T1 एक अलग टेम्परेचर, T2 अलग टेम्परेचर, T3 डिफरेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे N कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और खाली मतलब ये जो दो है, ये दो, ये क्या है, कांस्टेंट्स। तो सीधे P V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, राइट। PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यही है ना। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करने जा रहा हूं, समझ लेना अच्छे से, अगर मैं इसको और लिख रहा हूं ऐसे, देखो इस इक्वेशन को मैं, और ये देखो यहाँ पे P ऐसे लिख सकता हूं, N R T, इसी इक्वेशन को, ये V में उस साइड में ट्रांसपोज करने जा रहा हूं, क्या बनेगा, डिवाइड में जाएगा 1/V, 1/V। अब देखो P इक्वल टू nRT इंटू 1/V। अब इस इक्वेशन, ये जो मेन इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो, खुद देख लो क्या मिलेगा आपको। देखो P इक्वल टू K इंटू 1/V, P इक्वल टू nRT इंटू 1/V। क्या P यहाँ पे, यहाँ पर भी P, क्या इसके राइट साइड में 1/V है, इसके राइट साइड में 1/V है, तो कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद क्या आपको K आएगा बराबर nRT के बराबर, ऑब्वियसली आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, कहाँ पे लिखेंगे, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो। K किसके बराबर आएगा, nRT के बराबर। K इक्वल टू nRT। अभी मैंने बोला था nR जो है वो दोनों क्या है, कांस्टेंट्स, तो मतलब K जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब आप बताइए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग K का क्या मतलब है, स्लोप। तो स्लोप K, स्लोप किसके प्रोपोर्शनल आ गया, टेम्परेचर। तो दैट मीन्स वो कर्व जिस कर्व का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, या वो कर्व जिस कर्व का स्लोप ज़्यादा होगा, जिस कर्व का स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, राइट। ये यहाँ से इंफॉर्मेशन तो वही मिलती है, जिस कर्व का K का वैल्यू ज़्यादा, K का ज़्यादा वैल्यू का मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ देखो इन कर्व्स पे आओ, यहाँ देखो, फील कर लेना थोड़ा, इस कर्व का स्लोप ज़्यादा ऊपर जा रहा, इस कर्व का स्लोप थोड़ा बहुत डाउन, इस कर्व का स्लोप और ज़्यादा मैं डाउन हो रहा हूँ। तो मतलब ये जो थर्ड कर्व है इसका स्लोप नीचे कम है, इस सेकंड कर्व का स्लोप और ज़्यादा ऊपर हो रहा है। फर्स्ट कर्व जो है जिसका टेम्परेचर T1 है उसका स्लोप देखो ऊपर की तरफ। तो मतलब इसका K का वैल्यू, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहा हूँ, बीच में आएगी सेकंड कर्व। जो फर्स्ट कर्व है उसका K का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और जो थर्ड कर्व है उसका K का वैल्यू कम, इसका स्लोप कम, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा। अगर इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वो कर्व जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका K का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो कन्फर्म हुआ ये, T1 ज़्यादा होगा दैन T2 दैन T3। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन थर्ड। तो आई होप आपको ये समझ आया हुआ होगा। अगर नहीं आया तो एक दो बार इसको फिर से रिपीट कर लो, पॉज करके 2-3 बार देख लो, फिर अपने आप समझ आएगा ये चीज़ें, और साथ में नोट डाउन भी कर लेना। T1 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T3। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो।
और एक ग्राफ देखो वो भी एनसीईआरटी पे ही है। अब ये है ये स्टार्टिंग इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग PV, इस एक्सिस के अलोंग P या और V भी लिख सकते हो, दोनों में से एक, क्योंकि अब आप लोग ये चीज़ें जान चुके हैं ऑलरेडी, मैंने डिस्कस किए हैं पहले ही। PV प्रेशर वॉल्यूम उनका जो प्रोडक्ट होता है, इसकी चेंज पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है, और वॉल्यूम के चेंज करने से इस पर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो हमने ऑलरेडी किया है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर, अगर यहाँ पे प्रेशर लिया तो प्रेशर एक्सिस, अगर यहाँ पे आपने वॉल्यूम लिया तो वॉल्यूम एक्सिस। दूसरा ये, तीसरा ये। फिर से एक ही गैस की मैं बात कर रहा हूँ एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स। इस पे मान रहा हूँ टेम्परेचर T1, इस पे मान रहा हूँ टेम्परेचर T2 और इस कर्व पे टेम्परेचर T3। एक ही गैस के 3 डिफरेंट कर्व्स। ये कर्व ऑब्टेन हुई जब टेम्परेचर T1 है, ये कर्व कब ऑब्टेन हुई जब टेम्परेचर गैस का T2 था, और ये कर्व कब ऑब्टेन हुई जब गैस का टेम्परेचर T3 है। क्वेश्चन वही है फिर से करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर इज। फिर से वही 4 ऑप्शंस, T1 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T3, एक ऑप्शन ये। नंबर बी ऑप्शन T1 लेस दैन T2 लेस दैन T3। नंबर सी T1 इक्वल T2 इक्वल T3। नंबर डी कोई भी नहीं, नन। देखो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, यहां से मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। पेशेंस रखो जब ये सॉल्व कर लें जा रही, जब ये ग्राफ सॉल्व करेंगे तो आप पेशेंस रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है एज पर एनसीईआरटी बुक, और आईआईटी में भी एग्जाम, और आईआईटी हो या नीट का एग्ज़ाम हो, इस तरह के ग्राफ्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो फिर से मैं कर रहा हूँ अभी, चलो अब ले रहा हूँ इस एक्सिस के अलग मैं से सपोज वॉल्यूम, क्योंकि आपको अब मालूम है यहाँ से P लो तब भी ये ग्राफ आएगा, यहाँ से V लो तब भी वही ग्राफ आएगा। अब मैं एक को ले रहा हूँ, चलो मैं अब V ले रहा हूँ, इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं V ले रहा हूँ वॉल्यूम। देखो इक्वेशन है, अब सॉल्व, देखो इस तरह का ग्राफ किस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब मैं ऐसे एक लाइन प्लॉट करने जा रहा हूँ, लाइन ड्रा, ऐसे आप एक लाइन ड्रा कर लो, समझ लेना इस लाइन का क्या मतलब है। जब मैंने ये लाइन ड्रा की, इसका मतलब ये हुआ, जब मैंने ये इस एक्सिस के अलावा क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज। जब मैंने ये लाइन ड्रा की, इसका मतलब मैंने तीनों कर्वों का वॉल्यूम फिक्स किया। यहाँ पे मान लो वॉल्यूम है 0, यहाँ पे मान लो वॉल्यूम है 10, यहाँ पे मान लो वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो है 20। अब देखो इस कर्व का वॉल्यूम, ये लाइन ड्रा करने से इस कर्व का वॉल्यूम 20 बन गया, सेकंड कर्व का भी वॉल्यूम 20 बन गया, और फर्स्ट कर्व जो है उसका भी वॉल्यूम 20 बन गया। मतलब ये लाइन ड्रा करने से तीनों कर्व्स का मैंने वॉल्यूम फिक्स किया। अब देखो, अभी मैंने बोला था आपको आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। सेम केस वही, इसी तरह जो लास्ट केस मैंने किया था, n कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, क्योंकि n मतलब फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस की बात हो रही है। जब मैंने गिवन मास की बात की, उससे
नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हुए ऑलरेडी, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है। तो ये दो कांस्टेंट्स अब क्या निकला यहां से, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट, सिंपल है। तो यहां से देखो जिस कर्व का प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यही तो मिल रही है इससे इंफॉर्मेशन। जिस कर्व का प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे ये लाइन जब मैंने ड्रा की, इस लाइन से हुआ वॉल्यूम फिक्स, तीनों का 20, इसका भी 20, इसका भी 20। अब जिसका पीवी ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। अब मैंने वॉल्यूम को तो फिक्स किया, अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या बना, प्रेशर, डिसाइडिंग फैक्टर प्रेशर बना। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ रहा है, पीवी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने से सपोज 0 लिया, यहाँ पे ये मान लिया 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। तो पीवी, जिसका पीवी ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। तो बताइए आप ही किसका पीवी ज़्यादा है, ऊपर की तरह क्या हो रहा है, पीवी बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट कर्व का पीवी ज़्यादा है, सेकंड कर्व का पीवी जो है फर्स्ट कर्व से कम है, और सबसे लीस्ट वैल्यू पीवी का किसका है, थर्ड कर्व का। तो पीवी फर्स्ट कर्व का ज़्यादा, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो ये कर्व है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हुआ प्रेशर वॉल्यूम का, तो ये जो कर्व है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा देन T3। तो बीच में तो ये आएगी, तो कन्फर्म है कौन सी ऑप्शन बन सकती है, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये है इसकी राइट ऑप्शन। सिंपल है, सिंपल एक्सप्लेनेशन, आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार और अच्छे से समझ लेना। जिसका पीवी ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, साफ साफ आपको नज़र आ रहा है, ऊपर जाओ पीवी बढ़ रहा है, पीवी इसका ज़्यादा फर्स्ट करो का, देन सेकंड करो, देन थर्ड करो। तो आंसर ऑप्शन नंबर T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ये दिस वन। ये है और एक ग्राफ। अब और एक ग्राफ है, वो भी एनसीईआरटी पे है, ये है लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू, वो भी एनसीईआरटी का ग्राफ है। अब ग्राफ ये है, यहां पे लिख रहा हूं, इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं P ले रहा हूं, इस एक्सिस के अलॉन्ग में V ले रहा हूं। ग्राफ फर्स्ट जब मैंने किया था, ग्राफ सेकंड ग्राफ, तब क्या आ रहा था, P V ग्राफ क्या आ रहा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वही लिख रहा हूं, यहां पे बना रहा हूं, सॉरी। फिर से एक ही गैस के 3 कर्व्स ऑब्टेन कर रहा हूं। ये कर्व फर्स्ट, इसका मान लो आप टेम्परेचर T1, इसका आप टेम्परेचर T2 मान लो, और इसका टेम्परेचर T3 मान लो। फिर से वही क्वेश्चन है, वही एक गैस के 3 आइसोथर्म्स, ये फर्स्ट आइसोथर्म टेम्परेचर T1 पे, ये सेकंड आइसोथर्म टेम्परेचर T2 पे, ये थर्ड आइसोथर्म टेम्परेचर T3 पे। आइसोथर्म का क्या मतलब है, इस कर्व पे हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे टेम्परेचर T1 मिलेगा। अगर T1 है 20 डिग्री तो हर एक पॉइंट पे 20 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। सेकंड कर्व अगर T2 है 30 डिग्री तो हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर 30 डिग्री मिलेगा T2 के बराबर। और जो T3 है, ये कर्व नंबर थर्ड, इस पे हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, T3 कांस्टेंट, उसी को बोलते हैं ना आइसोथर्म। वो कर्व जहाँ पे टेम्परेचर सेम होगा उसको बोलते हैं आइसोथर्म।
ये फर्स्ट आइसोथर्म, ये सेकंड आइसोथर्म और ये थर्ड आइसोथर्म, एक ही गैस के 3 आइसोथर्म्स मैंने ड्रा किए यहाँ पे एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स। क्वेश्चन फिर से वही, करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर इज, आपको खुद लिख लेना, मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, सेकेंड ऑप्शन T1 लेस देन T2 लेस देन T3, सी ऑप्शन T1 इक्वल T2 इक्वल T3 एंड डी नन। ये है 4 ऑप्शंस। अब इस तरह का ग्राफ कैसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप वीडियो को 2-3 बार पॉज कर लो और नोट कर लो और समझ लेना अच्छे से। देखो ये जो ग्राफ है कैसे सॉल्व कर लेंगे समझ लेना। अब फिर से वही कर रहा हूँ, आप यहाँ से एक लाइन प्लॉट कर लो, एक लाइन आप ड्रा कर लो यहाँ से, आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो वॉल्यूम को फिक्स कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो प्रेशर को फिक्स कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वॉल्यूम को भी फिक्स कर सकते हो, अगर वॉल्यूम को आपको फिक्स करना है तो ऐसे लाइन ड्रा कर लो, अगर आपको प्रेशर को फिक्स करना है तो ऐसे लाइन ड्रा कर लो, तो प्रॉब्लम वो नहीं है। देखो जब मैंने ये लाइन ड्रा की, इसका क्या, इससे क्या हुआ, तीनों कर्व्स का जब मैंने ये लाइन ड्रा की, इससे क्या हुआ, तीनों कर्व्स का प्रेशर फिक्स हुआ। देखो यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर है 0, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 40 से सपोज ऐसे। तो जब मैंने ये लाइन ड्रा की, इसका प्रेशर बन गया 40, इसका भी इस के अकॉर्डिंग 40 ही है, और फर्स्ट कर्व जो है उसका भी प्रेशर है 40। तो ये लाइन ड्रा करने से प्रेशर फिक्स हुआ। अब देखो हमारे पास है बॉयलर्स लॉ, P इक्वल टू K इंटू 1/V। ये तो ग्राफ है ना आइसोथर्म, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आइसोथर्म आ रहा है। अब देखो यहाँ से ये है Y, ये है, चलो ये छोड़ दो। अब मैं क्या कर रहा हूं समझ लेना अच्छे से। देखो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ये है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। क्या है हमारा क्वेश्चन, PV इक्वल टू nRT, हमारा क्या है, ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर बताना है। तो देखो इक्वेशन ये है PV इक्वल टू nRT। यहाँ देखो अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूँ, P जो है PV, ये तो दोनों फिक्स है, N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपको समझ आ रहा है ये चीज़ें, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो साफ साफ जिस कर्व का प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आओ, जब मैंने ये लाइन ड्रा की, इस लाइन से ये लाइन ड्रा करने से क्या हुआ, तीनों कर्व्स का प्रेशर को मैंने फिक्स किया। अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या बन गया, वॉल्यूम, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, राइट। देखो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिस कर्व का प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अब ये लाइन, जब ये लाइन ड्रा करने से क्या हुआ, सिंपलीफाई हुआ ग्राफ। जब ये लाइन मैंने ड्रा की, इसकी ये लाइन ड्रा करने से प्रेशर फिक्स हुआ, मतलब तीनों का 40। अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या बन गया, वॉल्यूम। अब जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, राइट। अब यहाँ देखो, इस प्रेशर के अकॉर्डिंग थर्ड कर्व का वॉल्यूम ये है, उसी प्रेशर के अकॉर्डिंग सेकंड कर्व का प्रेशर वॉल्यूम ये रहा, उसी प्रेशर के अकॉर्डिंग फर्स्ट कर्व का वॉल्यूम ये है। ये मान लो V1, ये मान लो V2,
ये मान लो V3। क्लियर? यहाँ से यहाँ जाओ, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो मतलब V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 लिख सकते हैं ना ग्राफ पे, V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, राइट? तो मतलब V3 ज़्यादा देन V2 देन V1। तो जो V3 है वो ज़्यादा वॉल्यूम है किस करो का? फर्स्ट करो का। तो फर्स्ट करो का वॉल्यूम ज़्यादा, उसका क्या होगा? टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ऑप्शन नंबर आई थिंक फर्स्ट, राइट ऑप्शन है फर्स्ट। इस तरह से आप ये ग्राफ को सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया, एक बार 2-3 बार इसको पास कर लो, 2-3 बार इसको देख लो, फिर नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ये है एक्सप्लेनेशन इसकी। अब लास्ट ग्राफ जो मैं बीच में भूल चुका हूँ, आई एम वेरी सॉरी। लास्ट ग्राफ इस पार्ट इसका वॉयलेंस लॉ का लास्ट पार्ट, लास्ट में ग्राफ। लॉग वो मैं भूल गया हूँ बीच में, आई एम वेरी सॉरी। लॉग ग्राफ देखो, हमारे पास बॉयलेंस लॉ है ये, P इक्वल K बाई V, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यहाँ से क्या आएगा? देखो इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या ले रहा हूँ? लॉग। ये क्या बनेगा? लॉग P इक्वल लॉग K बाई V। यहाँ पे बेस है 10, यहाँ पर भी बेस 10। देखो लॉग P इक्वल टू ये बन गया लॉ, लॉग M बाई N। यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉ क्या है? लॉगरिथम में एक लॉ है लॉग M बाई N, वो बराबर होता है लॉग M बाई N, वो बराबर होता है लॉग M माइनस शाबाश लॉग N। तो यहाँ देखो क्या आएगा? क्या आएगा? लॉग K माइनस, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, लॉग V। मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये ग्राफ, ये लॉ समझ आया? मैं ग्राफ ये बना रहा हूं, लॉग P वर्सेस लॉग V ग्राफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉग P वर्सेस लॉग V ग्राफ। देखो यहाँ पे क्या है? फंक्शन है log P, दूसरी फंक्शन log V। log P ये है, अब log V, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? log P इक्वल टू, ये पहले उसके बाद में खाली पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, माइनस log V प्लस log K। अब आ गई फंक्शन, देखो ये रहा y, ये रहा x, क्योंकि दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शन, ये एक फंक्शन दूसरी फंक्शन log v, log p y log v x, ये रहा c। अब देखो यहाँ पे क्या, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अगर मैं 1 लिखूँ तो 1 है यहाँ पे, ये बन गया m। तो क्या आ गई इक्वेशन? ये तो माइनस है, क्या आ गई इक्वेशन? y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी प्लस, तो ये इक्वेशन आ गई y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये ग्राफ मैंने आपको समझाया लेक्चर नंबर 3 में, जब मैंने y इक्वल टू ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके 3-4 केसेस, उसमें एक केस ये आ रहा था, m का क्या मतलब है? स्लोप, स्लोप क्या है यहाँ पे? नेगेटिव, c का मतलब
इंटरसेप्ट। तो इसका क्या आएगा ग्राफ, ये तो फंक्शन वही है, मतलब पावर यहाँ पे 1, इसका भी पावर 1, यहाँ पे चेक कर लो पावर इसका 1, इसका भी पावर, दूसरी फंक्शन का भी पावर 1 सेम पावर। दूसरी बात डायरेक्ट रिलेशन है, log p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log v, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन के लिए है। एक तो डायरेक्ट रिलेशन होनी चाहिए, दूसरी क्या थी कंडीशन, पावर सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 1 है। तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इस एक्सिस के अलॉन्ग log p, इस एक्सिस के अलॉन्ग log v, ये है y, ये है x। तो क्या आएगा -mx + c, मतलब नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव का मतलब ऊपर से आपको आना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो थोड़ा, ये है। अगर यहां पे आप चेक कर लोगे ये एंगल, क्या ये ओबिट्यूज एंगल है ना, 90 से ज़्यादा। वो भी मैंने आपको बोला था, जब एक एंगल जब ओबिट्यूज होगा तो स्लोप नेगेटिव, तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे इसका स्लोप नेगेटिव, इस ग्राफ की ब्यूटी ये है, स्लोप इसका नेगेटिव। तो वो किसके बराबर, ये भी बोला था, जो दूसरी फंक्शन है उससे पहले जो है वही उसका स्लोप किसके, मैग्नीट्यूड 1। तो नेगेटिव, एक तो नेगेटिव है यहाँ पे माइनस, दूसरा 1 के बराबर, स्लोप इक्वल टू इसका -1। इंटरसेप्ट यहाँ पे आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो। स्लोप मैंने बोला था किसके बराबर, मैथमेटिकली tan थीटा के बराबर। थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा यहाँ पे है, ये होता है, ये सारा एंगल 180, ये एंगल होता है अंदर का 45 में से 180 में से 45 काट लो, ये कितना आएगा 135। tan थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 135, tan 135 बराबर होता है -1, वही तो है, tan 135 -1, वही साफ यहाँ पे -1 है। अब दूसरी बात, इसका इंटरसेप्ट, स्लोप इसका -1 के बराबर। इंटरसेप्ट का मतलब इस लाइन ने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, ये कट, तो मतलब यहाँ से ऑरिजिन से यहाँ तक यही होता है इंटरसेप्ट। c, अब c यहाँ पे क्या है, log k, इसका ये रहा इंटरसेप्ट इसका। तो इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर, log k के बराबर। अब आप बताइए क्या पॉजिटिव इंटरसेप्ट है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर कट कर रहा है y एक्सिस के ऊपर साइड में, पॉजिटिव साइड में, यहाँ से नीचे माइनस, ऊपर की साइड में पॉजिटिव, तो ये भी क्या है पॉजिटिव, शाबाश पॉजिटिव। तो इस ग्राफ का स्लोप -1 के बराबर, वो नेगेटिव है, 1 के बराबर है, वो नेगेटिव है। दूसरा इसका जो इंटरसेप्ट है वो log के बराबर और वो पॉजिटिव है। तो आई होप आपको ये समझ आया है। अगर नहीं समझ आया तो 1-2 बार रिपीट कर लो, पॉज कर लो 2-3 बार वीडियो को, फिर अच्छे से समझ लेना, नोट कर लो। ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयलर्स लॉ की। बहुत सारे ग्राफ्स हमने बनाए, आई थिंक 5-8 बना लिए। तो हर एक ग्राफ को आप अच्छे से समझ लेना, फिर अपने आप कॉपी पे नोट कर लेना। तो ये इसके साथ ख़त्म हुई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बॉयलर्स लॉ। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, बॉयलर्स लॉ के 3 पार्ट्स थे। एक था इसका स्टेटमेंट, उसके बाद उसका मैथमेटिकल पार्ट, दूसरा पार्ट था ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। अब इसका जो फाइनल पार्ट है वो है इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के भी 2 टाइप्स, एक हम कर लेंगे जो NCERT पे है, सेकंड है जो अभी तक IIT या नीट में आए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी क्लास में, इसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में ही। तो अब आप हेडिंग डालो न्यूमेरिकल्स। काफ़ी बड़ा लेक्चर बनने वाला है ये, जब आप ये देखोगे आई होप आपको पेशेंस होगी, तब लेंथी लेक्चर बनने वाला है। अब इसके न्यूमेरिकल्स,
पहले कर लेंगे एनसीईआरटी के, उसके बाद आईआईटी और नीट की प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, देखो एनसीईआरटी पे प्रॉब्लम है, ये रही एनसीईआरटी क्लास 11th की, आपके पास होगी, सबके पास होगी आई होप। देखो इस पे प्रॉब्लम है, सॉल्व्ड प्रॉब्लम है 5.1, सॉल्व्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 5.1, जो लास्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम हुआ था, ये आई थी तब लास्ट ईयर बोर्ड में, लास्ट ईयर 2019 के बोर्ड में आई थी यही क्वेश्चन, ये आई थी एग्जाम में 2019 के बोर्ड में, यही प्रॉब्लम आई थी। देखो क्वेश्चन क्या है, अ बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। प्रॉब्लम ये है, एनसीईआरटी आपके पास होगी, मैं आप क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपके पास एनसीईआरटी होगी। क्वेश्चन है प्रॉब्लम 5.1 सॉल्व्ड, अ बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। एक बैलून है हमारे पास जिसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस फिल की गई है रूम टेम्परेचर पे, और इसके बाद क्या बोल रहा है, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। बोल रहा है ये जो बैलून है ये फट जाएगा, बर्स्ट होगा अगर इसका प्रेशर बढ़ गया 0.2 बार से। इफ एट 1 बार, अगर एक बार पे ये जो गैस है इसका वॉल्यूम है 2.27 लीटर, एक बार पे इसका प्रेशर है 2.27, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये मतलब 0.2 बार जो इसका प्रेशर है, अगर ये प्रेशर इतना हमने बढ़ा दिया तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, इसका वॉल्यूम कितना एक्सपैंड हो सकता है। देखो मैं दो कंडीशंस ले रहा हूँ, एक है इनिशियल प्रेशर P1, मैं P1 मान ले रहा हूँ, इसका प्रेशर जो है 1 बार, और तब V1 जब इसका प्रेशर 1 बार है तब इसने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया, 2.27 लीटर। दूसरा, अब इसका जो P2 है, P2 प्रेशर दूसरा कितना है 0.2 बार। अब यहां पे बताना है आपको वॉल्यूम क्या हो सकता है। इस प्रेशर पे ये बर्स्ट हो रहा है, अब आपको बताया गया जब ये बर्स्ट होगा तब इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, फाइनल वॉल्यूम इसका क्या हो सकता है। देखो आपके पास बॉयलेज इक्वेशन है, सिंपल है, आपके पास बॉयलेज इक्वेशन क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये है ना बॉयलेज इक्वेशन, P1 V1 इक्वल P2 V2। वैल्यू पुट कर निकालना क्या है, V2 को वहीं पे रखो, V2 इक्वल टू P1 V1, ये इस साइड ट्रांसपोज कर लो, डिवाइड जाएगा। अब आई होप आपको ये खुद आएगा सॉल्व करना, खाली वैल्यू पुट कर लो, P1 की जगह ये, V1 की जगह ये, P2 की जगह ये रहो, और आप सॉल्व कर लो खुद। तो यहाँ से आप खुद कर लोगे सॉल्व। ये है सॉल्व्ड प्रॉब्लम जो लास्ट ईयर बोर्ड में आई थी। अब इसके एक्सरसाइज पे ये नोट कर लो आप, एक्सरसाइज पे आते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज पे क्वेश्चन ये है, वेट, एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज पे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, मैं लिख रहा हूं व्हाट will be
the minimum pressure required to compress compress 500 decimeter cube 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यह है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में समझ लेना, पहले लैंग्वेज को समझो। जब आप लैंग्वेज समझोगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, इसका मतलब आपको 90% क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब टेम्परेचर एक ही है। अगर टेम्परेचर एक ही है तो मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो बॉयलर्स का तो काम आएगा ना। अब वाकई सब इजी है ना। देखो क्या है, क्या कर लेंगे, इसके इक्वेशन सीधे कर लो, P1 समझ लो। देखो व्हाट विल बी द प्रेशर हमें निकालना है। व्हाट विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब। देखो इसको मान लेते हैं V1 कितना है, 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार। P1 कितना है, शाबाश, 1 बार। दूसरा हमें निकालना है प्रेशर, मतलब फाइनल प्रेशर निकालना है। P2 निकालना है, इसका ऐसा ऐसे रखो। दूसरा दिया है क्या, वॉल्यूम दिया है 200 डेसीमीटर क्यूब। V2 कितना है, 200 डेसीमीटर। टेम्परेचर तो सेम ही है, इस कंडीशन पे भी V1 पे भी प्रेशर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेकंड कंडीशन पे भी टेम्परेचर वही है। तो बॉयलर्स इक्वेशन काम आएगी। बॉयलर्स इक्वेशन क्या है, वी नो बाय बॉयलर्स इक्वेशन क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। निकालना क्या है हमें, P2 निकालना है। P2 ऐसे रखो, P2 किसके बराबर आएगा, P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। वैल्यू पुट कर लो, आंसर मिलेगा अपने आप। P1 की जगह क्या रखोगे, 1, V1 की जगह क्या रखोगे, 500, V2 की जगह क्या रखोगे आप, 200। तो आंसर अपने आप आपको बन जाएगा। ये सवाल आप खुद कर लोगे, NCERT पे है। अब इसका और एक क्वेश्चन NCERT पे ही है। क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं 5.2 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ए वेसल ऑफ 120 ml, ए वेसल ऑफ 120 ml, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, capacity contains a certain amount of gas, contains a certain amount of gas at 35 degree centigrade and 1.2 bar pressure, and 1.2 bar pressure।
द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल, उसके बाद द गैस इज ट्रांसफर्ड टू another vessel of volume 180 ml. Of volume 180 ml at 35 degree centigrade. 35 degree centigrade. What would be its pressure? What? ये है क्वेश्चन. What would be its pressure? फिर से आप क्वेश्चन को समझो, लैंग्वेज को समझो. लैंग्वेज अगर आपने समझ ली तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ. देखो, एक गैस है हमारे पास जो एक वेसल में है, उसका वॉल्यूम है 120 ml और जिस कंटेनर में वो है उसका टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और उस कंटेनर का प्रेशर कितना है 1.2 बार. अब इसी गैस को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया गया. जिस कंटेनर में ट्रांसफर किया गया उसका वॉल्यूम कितना है 180 ml और उसका भी टेम्परेचर कितना है सेम. अब बताइए आप, देखो जो फर्स्ट कंटेनर है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड. अब उसी गैस को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया गया, सेकंड कंटेनर का भी टेम्परेचर 35, तो मतलब टेम्परेचर सेम है. टेम्परेचर दोनों कंटेनर्स में 35, तो टेम्परेचर कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयलर्स लॉ तो काम आने वाला है, राइट. वो हुआ चीज़, यहाँ से वो कन्फर्म हुआ टेम्परेचर से. अब जिस कंटेनर में उसको ट्रांसफर किया गया सेकंड कंटेनर में, वहाँ पे बताना है प्रेशर. देखो, इसको मान लेते हैं V1 सॉल्यूशन. इसको मान लेते हैं V1 कितना है वो 120 ml और उस कंटेनर में प्रेशर P1 कितना है 1.2 बार. अब सेकंड कंटेनर में उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम V1 कितना 180 ml. अब सेकंड कंटेनर का प्रेशर निकालना है आपको. आई होप ये आएगा, खुद ही सॉल्व करना. इक्वेशन है P1 V1 इक्वल P2 V2. वैल्यू पुट करो, आंसर मिलेगा. क्योंकि दोनों में तो टेम्परेचर सेम है, तभी तो ये इक्वेशन यूज़ होगी जब टेम्परेचर सेम है. अगर टेम्परेचर डिफरेंट होता तब तो ये इक्वेशन यूज़ नहीं होगी. P1 की जगह आप लिखोगे 1.2 बार, V1 की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लो, P2 निकालना है और V1 की जगह V2 की जगह 180 आंसर मिलेगा. ये थे कुछ NCERT के क्वेश्चंस रिगार्डिंग बॉयलर्स लॉ. अब इसके नीट के क्वेश्चंस जो अभी तक आए हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लो. लास्ट पार्ट है अब बॉयलर्स लॉ का. आई होप जितना हमने अभी तक किया है लेक्चर 3 प्लस लेक्चर 4 ये आपको समझ आए होंगे अच्छे से. इतना तो हम अब उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से. सही है ना, इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं. अब इसके नीट क्वेश्चंस, लास्ट पार्ट. नीट या IIT के क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं. क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन. इफ ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, इफ ए गैस इज allowed to expand
at constant temperature. Constant temperature to 4 times its original volume, to 4 times its original volume, what will be the pressure at the final stage? What will be the pressure at the final stage? काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइनल स्टेज, मैं यहाँ पे ऑप्शंस मार्क कर रहा हूँ। ऑप्शन है एक P, बी ऑप्शन P/2, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। C ऑप्शन P/3 एंड नंबर लास्ट P/4। ये है 4 ऑप्शन इसके। देखो इजी है, ये इतना भी टफ नहीं है जितना आप लोगों को डर होगा। इफ ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये पकड़ो, पहले पकड़ लिया। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मतलब बॉयल्स लॉ काम आने वाला है, सही। टू 4 टाइम्स इट इज ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब गैस को एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड का मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना है, वॉल्यूम का बढ़ जाना। अगर मैं इनिशियली मान रहा हूं इसका जो वॉल्यूम है, इनिशियली इसका वॉल्यूम मैं ले रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं इनिशियल और फाइनल कंडीशन। इनिशियली मैं मान रहा हूं इसका जो वॉल्यूम है वो मैंने मान लिया V, राइट। वो मैंने क्या मान लिया? V। अब इसका अगर इनिशियली वॉल्यूम V है तो प्रेशर को मैं मान लेता हूं P, तब मैं प्रेशर को मान रहा हूं P, सही। अब उसके बाद फाइनल कंडीशन पे, फाइनल देखो, उसके बाद इस गैस को हमने एक्सपैंड किया 4 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या बनेगा? फाइनल वॉल्यूम क्या बनेगा? 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीपल। इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम क्या था? V, तो फाइनल वॉल्यूम क्या बनेगा? 4V बनेगा, यही बनेगा ना, 4V। अब आपको फाइनल पे प्रेशर निकालना है। अब देखो सिंपल है, बॉयल्स इक्वेशन यूज कर लो। वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, जो हमने अभी तक किया है, P1V1 इक्वल P2V2, सिंपल है। ये मान लेते हैं P2 हमें निकालना है। इनिशियल प्रेशर मैंने मान लिया P1, तो इसको P ही लिख रहा हूँ। V1 की जगह इनिशियल वॉल्यूम कितना है? इनिशियल वॉल्यूम V है, इक्वल टू P2 हमें निकालना है फाइनल प्रेशर। V2 कितना है? फाइनल वॉल्यूम कितना है? 4V, शाबाश। तो P2 निकालना है। P2 किसके बराबर आएगा? ये इस साइड ट्रांसपोज कर लो, डिवाइड में जाएगा, PV अपान 4V। V से V क्या कैंसल होगा? तो फाइनल प्रेशर क्या बना? P2 इक्वल टू P/4। सीधा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। या अगर आप इतना मैथमेटिक्स विदाउट यूजिंग दिस मैथमेटिक्स आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। देखो डायरेक्ट फंडा क्या है? एज पर बॉयल्स लॉ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप इसको समझ लेना, या ऐसे भी लिख सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। अगर आप वॉल्यूम को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो टू 4 टाइम्स इट इज ओरिजिनल वॉल्यूम,
अगर आप वॉल्यूम को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, इनवर्स का मतलब जितना आपने इसको इंक्रीज किया उतना ही डिक्रीज होगा, है ना, सही है ना। अगर आपने इसको 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो ये क्या होगा, 4 टाइम्स डिक्रीज, वही तो हुआ, डिवाइड में 4 आ गया, सीधा फंडा, सीधे आप फंडे से आंसर निकाल सकते हो, इसका क्या बन सकता है। अगर आपने इसको 4 टाइम्स इंक्रीज किया ये 4 टाइम्स डिक्रीज होगा, अगर आपने इसको 4 टाइम्स डिक्रीज किया तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप बता सकते हैं, इसका आंसर क्या बन सकता है। आई होप आपको ये समझ आया है। मैं इरेज करने जा रहा हूं, आप तब तक ये नोट कर लो या पॉज कर लो वीडियो को और नोट कर लो। मैं सेकंड क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन इसका देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हमारे पास 2 बल्ब्स हैं, बल्ब 1 एंड बल्ब 2। ये दो जो बल्ब्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं। ये इसका क्वेश्चन है आईआईटी का। हमारे पास 2 बल्ब्स हैं, ये 2 बल्ब्स आपस में कनेक्टेड है और इनके बीच में एक कॉर्क लगी है, मतलब यहां पर ये बंद है, एक कॉर्क से बंद है। इस बल्ब में एक गैस को फिल किया गया है, राइट, इस गैस को फिल किया गया है और इस बल्ब का जो यहां पर गैस इंसर्ट की गई है उसका जो प्रेशर है, प्रेशर दिखाई दे रहा है, उसका प्रेशर है 2 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस बल्ब का खुद का वॉल्यूम जो है वो है 10 लीटर। ये मान लेते हैं V1, ये मान लेते हैं P1। इसका वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर, सॉरी 10 लीटर। अब इस बल्ब का भी वॉल्यूम है, वो भी है 10 लीटर, ये मान लेते हैं V2। उसके बाद इस कॉर्क को ओपन किया गया है, कॉर्क को ओपन किया गया है। ऑन ओपनिंग द कॉर्क, क्वेश्चन है ऑन ओपनिंग द कॉर्क। अब पहले समझो, जब इस कॉर्क को मैं ओपन करने जा रहा हूं, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में डिफ्यूजन पढ़ा। डिफ्यूजन का क्या मतलब है, मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। देखो यहाँ पे गैस जो है वो एट हायर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैस थी ही नहीं ऑलरेडी पहले से। जब गैस है ही नहीं तो प्रेशर कहाँ से होगा, प्रेशर कुछ भी नहीं होगा। जब गैस है ही नहीं तो प्रेशर भी नहीं होगा। गैस था पहले इस बल्ब में, वहाँ पे उसका प्रेशर था 2 atm, ये बंद यहाँ पे पड़ा था। अब ये ओपन किए, कॉर्क ओपन करने के बाद अब आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा क्लास 9th में। इस यूनिट में भी हम पढ़ लेंगे आगे डिफ्यूजन। वहाँ पे हम पढ़ लेंगे एक लॉ, एक फेमस लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तब हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जब मैं कॉर्क को ओपन करने जा रहा हूँ, इस बल्ब में गैस एट हायर प्रेशर है, ये मूव होगा अब इधर की साइड में। मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब गैस यहां पर भी है। अब पूछा गया, अब पूछा क्या है, फाइंड द न्यू प्रेशर। यह है क्वेश्चन, फाइंड द न्यू प्रेशर। न्यू प्रेशर बताइए। कॉर्क ओपन करने के बाद आप बताइए न्यू प्रेशर क्या है, मतलब यहां पे जो प्रेशर है वही हमें निकालना है। समझ आया क्वेश्चन। अब देखो सीधा आंसर, ऑप्शन है इसके, ऑप्शंस यहां पे मैं लिख रहा हूं 1.5 atm, बी ऑप्शन 0.5 atm, सी ऑप्शन 1 atm एंड डी ऑप्शन 0.75 atm।
ये है इसके ऑप्शंस 4। देखो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, सबसे सिंपल। ये है P1, ये है V1। अब V2 देखो यहां पे इसका वॉल्यूम है V। अगर मैं P1 को ले रहा हूं 2 ATM, आप गलती कहां पे करोगे मुझे वही आपको दिखानी है। आई नो आप ये कर लोगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, वहां से आप P2 निकालोगे, बट आप गलती डेफिनेटली करोगे। देखो गलती कहां करोगे वो मैं दिखा रहा हूं। V1 कितना है 10। अब जो P2 हमें वो ही निकालना है, बट V2 जो है क्या वो 10 के बराबर है? मैंने लिखा यहां पे 10, क्या वो 10 के बराबर है? नहीं। यही तो गलती करोगे आप, यहीं पे आप गलती करोगे। अगर आपने V2 को 10 लिया तो गलत। क्यों? क्योंकि अब गैस यहां पर भी है और यहां पर भी। ऐसा नहीं है गैस कंप्लीट ट्रांसफर इस साइड हुआ। अगर कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इस साइड फिर कार्क बंद की फिर तो 10 था। वो नहीं है, वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि गैस अब यहां पर भी होगी और यहां पर भी होगी। मतलब यहां पर भी उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया और यहां पर भी उसने ऑलरेडी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, क्योंकि गैस वॉल्यूम ऑफ गैस की क्या डेफिनेशन थी? अवेलेबल स्पेस। जो स्पेस उसका अवेलेबल होती है वो इसका वॉल्यूम माना जाता है। अब तो ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल, तो V2 की जगह क्या लिखेंगे आप? यही गलती कर रहे हो, यही गलती करोगे आप, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो वॉल्यूम क्या बनेगा? 10 + 10 20 ml। 10 + 10 वही बन गया 20 ml, राइट। अब सारे आ गए, सारे पैरामीटर्स आ गए। अब आप जानते हो वी नो बाय बॉयल्स इक्वेशन, वी नो क्या है? P1 V1 इक्वल P2 V2। यहां सॉल्व कर रहा हूं। P1 की जगह 2, V1 की जगह 10 इक्वल P2 निकालना है, ऐसे ही रखो, इनटू V2 की जगह 20। P2 निकालना है, 2 10 20, ये 20 जाएगा इधर, 20 से 20 खत्म, P2 की जगह 1 आएगा, 1 ATM 1। कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, पहले था, देखो मैं डायरेक्टली भी आपको सॉल्व करने जा रहा हूं, आपको हर एक चीज क्लियर कर रहा हूं, हर एक चीज, हर एक स्टोन में क्लियर कर रहा हूं। देखो यहां पे क्या था, जब प्रेशर P1 था, तब जब प्रेशर था 2 ATM तब वॉल्यूम 10 था। अब मैंने वॉल्यूम को क्या किया? वॉल्यूम को क्या हुआ बताइए जल्दी, कमान, शाबाश। वॉल्यूम का क्या हुआ? डबल हुआ ना, मतलब 10 से बन गया 20। एज पर बॉयल्स लॉ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को डबल कर रहा हूं, अगर मैं 10 से बढ़ा रहा हूं कहां तक? 20 तक। वॉल्यूम को मैं बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, इसका क्या होगा? हाफ होगा ना। अगर मैं इसको डबल करूंगा इसका क्या होगा? हाफ होगा। देखो वॉल्यूम को मैंने 20 डबल किया, प्रेशर क्या होगा? 2 से सीधे बन जाएगा, हाफ होगा ना, हाफ होगा ना। वॉल्यूम को डबल कर रहा हूं, प्रेशर का क्या होगा? हाफ होगा। तो 20 बना दिया मैंने वॉल्यूम को, प्रेशर का क्या होगा? हाफ। 2 से 1 बन जाएगा। वही तो आया मैथमेटिक्स से भी, मैथमेटिकली वो भी आ गया 1 ATM। तो डायरेक्टली आप कर भी सकते हो इसको। आप टाइम बचाने के लिए ये चीजें आपको आनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर एक सेकंड की इंपॉर्टेंस होती है, एक एक सिंगल सेकंड की इंपॉर्टेंस होती है। तब आपको ये चीजें, ये फंडे आने चाहिए, कैसे कर लेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे और मेरा भी फेवरेट इसका अभी तक, मैं इरेज करने जा रहा हूं ये चीजें। आई होप आपको ये समझ आए हैं। अगर समझ नहीं आए तो प्लीज नोट कर लो, रिपीट कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, 2-3 बार देख लो। लास्ट क्वेश्चन बॉयल्स लॉ का और मेरा फेवरेट। IIT का क्वेश्चन है,
IIT का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था, ये है हमारे पास एक कंटेनर है हमारे पास। इस कंटेनर में पहले क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे से, बाद में आप प्रैक्टिस खुद कर लेना। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 10 मार्बल पीसेस हैं। कितने हैं? 10 मार्बल पीसेस। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस कंटेनर में 10 मार्बल पीसेस हैं। मार्बल क्या होती है बाय नेचर, बाय फिजिकल स्टेट? सॉलिड। तो ये तो सॉलिड होंगे, ये मान लो सॉलिड। टेन मार्बल पीसेस है इसमें, सही है ना? हाँ सही है। अब इस कंटेनर में एक गैस को फिल किया गया है, गैस, और इस कंटेनर में ऊपर लगा हुआ एक पिस्टन। क्या लगा है? फ्रिक्शनलेस पिस्टन। मतलब ये बंद किया गया है पिस्टन से। पिस्टन लगा हुआ ऊपर। अब उसके बाद इसमें एक गैस फिल की गई है। इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है, इस कंटेनर का वॉल्यूम, सारे कंटेनर का, समझ लेना, प्रॉब्लम को समझ लो। इस कंटेनर का, सारे कंटेनर का वॉल्यूम जो है, उसको मान लेता हूं मैं यहीं पे V1। इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर। कितना है? अब इसी कंटेनर में एक गैस फिल की गई है। उस गैस का जो प्रेशर है, ये जो गैस यहां पे है, उस गैस का प्रेशर 10 ATM दिखाई दे रहा है। इस कंटेनर में जो गैस इंसर्ट की गई है, उसका प्रेशर है 10 ATM। सही है। उसके बाद अब इस कंटेनर को, इस कंटेनर का यहां से प्रॉब्लम है, इस कंटेनर का प्रेशर, उसके बाद इसका जो प्रेशर है वो 100% इंक्रीज किया गया है। मतलब इसका जो प्रेशर है उसको हमने 100% इंक्रीज किया। अब आप मुझे बताइए, एज पर बॉयलर्स लॉ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, 100% इंक्रीज, 100% इंक्रीज आपने प्रेशर किया, तो 100% इंक्रीज होने से क्या वॉल्यूम डिक्रीज होगा? क्या वॉल्यूम डिक्रीज होगा? वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। तो अब तो ये जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम जो था, अब तो ये वॉल्यूम नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन में मिल सकता है? कभी नहीं, क्योंकि बॉयलर्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर को मैं बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम को डिक्रीज डेफिनेटली होना है। तो वॉल्यूम अब वो नहीं होगा। देखो अब पिस्टन नीचे आएगा, आएगा ना? अब पिस्टन क्या आएगा? से सपोज अब प्रेशर बढ़ा, यहां पे कुछ वेट रख रहा हूं, यहां पे कुछ वेट रख रहा हूं, तो जब प्रेशर बढ़ा रहा हूं, इस वेट की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, पिस्टन क्या आएगा? नीचे आएगा। यहां पे आ गया पिस्टन। अब इसमें ऑलरेडी थे क्या? एक 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मार्बल पीसेस। वही मार्बल पीसेस हैं। यही मार्बल पीसेस। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये कंडीशन। अब इसका जो वॉल्यूम है, सेकंड केस में जो वॉल्यूम दिया है इस कंटेनर का, अब वॉल्यूम बन गया 625 ml। इसको मान लेते हैं V2। 625 ml। अब ये नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल इज। कहाँ पे लिखूं? कहाँ पे लिखें? यहाँ लिखेंगे।
यहाँ क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल इज, ईच मार्बल इज, आपको बताना है एक मार्बल पीस का वॉल्यूम क्या है। यह है इस क्वेश्चन की ब्यूटी। एक मार्बल पीस का बताना है वॉल्यूम। ऑप्शंस आपके पास ये रहे, ऑप्शंस है 25 ml, बी ऑप्शन 50 ml, सी ऑप्शन 75 ml, डी ऑप्शन 100 ml। ये है इस क्वेश्चन की ब्यूटी। एक मार्बल पीस का वॉल्यूम निकालना है। देखो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, पहले समझो बाद में सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शंस में देखो, जो आईआईटी के क्वेश्चंस हो या नीट के क्वेश्चन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन समझने से 70% सॉल्व होता है। उसके बाद वो 20% सॉल्व होता है ऑप्शंस को देख के। 70 + 20 90। अब बचा कितना? 10%। 10% आपका अप्रोच सही होना चाहिए। अगर आपका अप्रोच सही है तो आप वो 10% भी इजीली कर सकते हो। 10% तो 70% आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को समझने से, 20% आप सॉल्व करोगे ऑप्शंस देख के, 10% आपका अप्रोच सही होना चाहिए। 10% ऑप्शन, देखो ऑप्शंस का क्या है, ml ml ml, हर एक ऑप्शन में ml। तो यहां पे वॉल्यूम किस में है, तो मुझे इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें। आपको याद होगा 1 लीटर किसके बराबर, 1000 ml। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 1000 ml। अब मुझे मार्बल पीस का वॉल्यूम निकालना है। मैं सपोज कर लेता हूं एक मार्बल पीस का वॉल्यूम है V के बराबर। लेट वॉल्यूम ऑफ मार्बल पीस BV ml। ये मैं सपोज कर रहा हूं, एक मार्बल पीस का वॉल्यूम मैंने V मान लिया। अब आपका देखो, मैं आप कंडीशंस लिख रहा हूं। देखो बताइए P1 कितना है। P1 यहां से आएगा इनिशियल, यहां से आएगा फाइनल। P1 कितना है 10 atm, वही लिख रहा हूं 10 atm, सही। उसके बाद V1, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, V1 कितना है, V1 कितना है, गलत गलत। ये जो V1 है ये गैस का वॉल्यूम, किसका है, गैस का वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, यहां पे क्या है, ये कंटेनर का वॉल्यूम था। V1 था 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब इस कंटेनर का वॉल्यूम। अब V1 हमें लिखना है गैस का वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम मैंने डेफिनेशन आपको, जब मैंने मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पढ़ाई थी लेक्चर नंबर 2 में, तब मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर होता है, अवेलेबल स्पेस। वो स्पेस जो गैस को अवेलेबल होगी वही मान लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ गैस। अब तो अवेलेबल स्पेस क्या है, ये वाली गैस यहीं पे पड़ा है ना। अब गैस थोड़ी ना यहां जाएगा, क्या यहां पे जा सकता है गैस, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्यूपाई हुआ किन से, सॉलिड मार्बल पीसेस से। ये ऑलरेडी ये स्पेस यहां तक समझ लो, यहां तक ये जो स्पेस है ये ऑलरेडी ऑक्यूपाई है मार्बल पीसेस से। मार्बल पीसेस सॉलिड होते तो यहां पे गैस नहीं जाएगा। अब जो ऊपर बचा है वही तो अवेलेबल है, सही है ना। तो ये स्पेस अवेलेबल है, तो वॉल्यूम V1 किसके बराबर आएगा, इस कंटेनर का वॉल्यूम माइनस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, जो मैंने लिखाया था आपको तब जनरल मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस में वॉल्यूम के केस में। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा 1000, इसका टोटल कंटेनर का वॉल्यूम वो 1000 ml माइनस ये जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है
एक मार्बल पीस का वॉल्यूम मैंने क्या मान लिया, V। वो टोटल मिलके कितने हैं 10, एक का अगर V है 10 का वॉल्यूम कितना होगा 10V, तो माइनस 10V ये आ गया। यही गलती आप लोग करते हो, 10V ये आ गया V1। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन, आई नो आप कर लोगे इक्वेशन यूज P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बट उसके लिए आपको पहले P1 मालूम होना चाहिए, V1 मालूम होना चाहिए। आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे V1 100 ml 1000 ml, वो गलत। तो यहाँ पे करना है, ये कुछ काटना है, सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ से ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। अब उसके बाद P2 कितना है बताइए, शाबाश शाबाश, कमान। P2 कितना है, यहां से आओ, यहां पे आओ। प्रेशर को हमने कितना किया 100% इंक्रीज का मतलब सीधे डबल, 100% इंक्रीज का मतलब सीधा डबल होना, ऐसे समझो। से सपोज अगर एक गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से, अगर उसने 100% इंक्रीज स्पीड की तो उसकी नई स्पीड क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड। या ऐसे समझ लो, अगर मेरी खुद की सैलरी है 50,000 मेरी सैलरी मान लो से सपोज, अगर मुझे इंस्टीट्यूट वालों ने डायरेक्टली बोला आपको हम इस साल 100% इंक्रीमेंट देंगे, 100% का मतलब मेरी जो पहली सैलरी थी वो 50,000 थी, अब वो क्या होगी 100% मतलब सीधे डबल होना, तो वो बन जाएगी सीधे 1 लाख, सही है ना, 1 लाख बन जाएगी सीधे। वही होता है 100% इंक्रीज। तो अगर आपको इस फंडे से समझ नहीं आया तो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। क्या है P2, देखो क्या है 100, मैं मैथमेटिकली करने जा रहा हूं 100% ऑफ P1। इसका क्या मतलब है 100% ऑफ P1, ये तो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज किसका हुआ, ये मुझे इंक्रीमेंट मिल गई, ये मुझे मान लो इंक्रीमेंट मिल गई, प्लस मुझे अपनी पिछले साल की सैलरी वो तो ऐड होगी ना, वो क्या है P1। देखो 100%, इसको लिख सकते हैं 100% का मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू P1। P1 इनिशियली मेरी सैलरी क्या थी 10, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस वो क्या है फिर से 10, 100 से 100 खत्म, 10 प्लस 10 कितना आ गया, कितना आ गया सुभाष। तो वही तो मैंने बोला था ना, ऐसे ही थेरेटिकली मैंने यही बोला था 100% इंक्रीज का मतलब सीधा डबल 100। यहां पे पहले प्रेशर क्या था 10 ATM, अब 100% इंक्रीज होने से वो सीधे बन गया 20 ATM। देखो ये है इंक्रीमेंट, ये मुझे इंक्रीमेंट मिल रही है इस साल। इंक्रीमेंट किसकी मिल रही है, वो जो इनिशियली सैलरी थी, ये इनिशियल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, वही तो नई सैलरी बनेगी। ये इनिशियल प्रेशर और ये उसका इंक्रीज्ड पार्ट, इन दो का सम वही मिलेगा फाइनल प्रेशर। ये है 20 ATM मिल गया आपके पास फाइनल प्रेशर। अब V2 मैं यहां लिख रहा हूं, ये दिखाई दे रहा है V2 यहां से आएगा। V2 कितना है, यहां V2 625। अब इस कंटेनर का वॉल्यूम पड़ा, बट हमें V2 लेना है किसका, गैस का। गैस तो ये स्पेस, गैस के लिए ये स्पेस अवेलेबल है, ये स्पेस अवेलेबल है गैस के लिए, ये तो नहीं है ना, ये वाली तो नहीं है, इसको हम कट कर लेंगे, ये तो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल अब ये रही, ये शेडेड पोर्शन, तो ये कितनी है, इस कंटेनर का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 625 V2 आएगा, 625 माइनस जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है एक मार्बल पीस का, वही मार्बल पीस यहां पर है और वही मार्बल पीसेस यहां पर है। एक मार्बल पीस का वॉल्यूम क्या लिया मैंने, तो यहां पर कितने हैं फिर से 10 ही है, तो माइनस 10V शाबाश आएगा ml। अब सीधे आ गया आपके पास P1 भी आ गया, V1 भी आ गया, P2 भी आ गया और V2 भी आ गया। अब आप बॉयलेस इक्वेशन यूज कर लोगे, आंसर बता सकते हो। चलो मैं अब यूज करने जा रहा हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको प्लीज नोट कर लो या अच्छे से समझ लो, 2-3 बार रिपीट कर लो इस वीडियो को, तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये चीजें मैं इरेज कर रहा हूं। यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं। वी नो, क्या जानते हैं हम लोग फ्रॉम बॉयलेस लॉ, P1 V1 इक्वल टू
P2 V2, P1 की जगह बताइए 10 इंटू V1 की जगह, V1 की जगह बताइए ना, कमान, डर क्यों रहे हो? 1000 माइनस इक्वल टू P2, P2 की वैल्यू, P2 की वैल्यू कहां गया? ये रहा ना P2 20 इंटू V2, V2 कितना है 625 माइनस 10V। निकालना हमें क्या है? मार्बल पीस का वॉल्यूम जो मैंने सपोज किया था V, वही V निकालना है। अब ये 10 डायरेक्टली इस साइड ट्रांसपोज करो, यहां बचेगा 1000 माइनस 10V इक्वल टू, ये यहां पे इंटू उस साइड क्या जाएगा डिवाइड में, तो ऐसे 20 इंटू 625 माइनस 10V डिवाइडेड बाई 10, 10 1 जा 10 2 जा, यहां बचा फिर से वही 1000 माइनस 10V इक्वल, अब ये तो मल्टीपल में है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 6 2 जा 1250 माइनस इसके साथ भी है ना 2 10 जा 20V। अब यहां से कर लेंगे क्या, V वालों को एक साइड लेंगे, जो V के बगैर है उनको दूसरे साइड ट्रांसपोज कर लेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स क्लास 6th 7th का, यहां पर है V, यहां पर है इस V 20V को इस साइड लेंगे, 1000 को इस साइड लेंगे, यहां पे है माइनस 10V अपना, ये है माइनस इस साइड, यहां क्या आएगा प्लस 20V इक्वल टू, यहां पर अपना क्या है 1250। अब ये ट्रांसपोज कर लो, ये है प्लस उस साइड क्या जाएगा माइनस 1000। 20V में से 10V काट लो, बचेगा 10V। 1250 में से 1000 काट लो, आई थिंक 250 आएगा, हाँ एग्जैक्टली 250 यहां सॉल्व करने जा रहा हूं। V इक्वल टू 10 उस साइड ट्रांसपोज डिवाइड में 250 बट बाई 10, 0 से 0 खत्म, V इक्वल टू 25 ml। ऑप्शन नंबर कहां लिखे ऑप्शन, हाँ ये रहे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके साथ जो बॉयल्स है, बॉयल्स लॉ वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे चार्ल्स लॉ, सेकंड लॉ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।